अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में हर रोज़ नित नए तरीक़ों से फ्रॉड करके मासूम शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कहने के इलाके में एक जाली सोसाइटी बनाकर फ्रॉडिये ने शहरियों के साथ फ्रॉड किया और पूरी ज़िंदगी की उनकी जमा पूंजी जो है वह लूट कर फरार हो गया। बिल आखिर अब काना पुलिस ने मुतासरीन के मुकदमात का अंदराज शुरू कर दिया है। क्या पुलिस इस फ्रॉडिये को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है? मुलजिम ने अब तक कितने करोड़ का फ्रॉड किया है? मुतासरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? और पुलिस अफसरान जो इस इलाके के शहरियों के रिहायशियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या नसीहत करते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस तरह से पहले प्रोग्रामों में भी आपको दिखाया कि किस तरह से फ्रॉडिये जो है वो सादा लोग शहरियों को लूटते हैं, इससे कबल जितने प्रोग्राम किए उसके अंदर कहीं ना कहीं पे शहरियों की जानिब से भी लालच जो है उसका अंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से फ्रॉडिये जो है उनको लूटने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे एक प्रोग्राम में आपको दिखाया कि लोग जो है वो इनाम की रकम का कह के फ़ोन करते हैं और उसके ऊपर शहरियों से कोई ना कोई पैसे जो है बटोर लेते हैं। फिर एक प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि रेंटे कार वाले जो हैं वो ज़्यादा रेंट लेने के चक्करों में अनजान लोगों को भी गाड़ियां दे देते हैं और फिर वो फ्रॉडिये जो है उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर गाड़ियों को मार्केट में फ़रोख्त कर देते हैं। लेकिन आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुस्तकबिल का सोच कर लोगों ने जो जमा पूंजियाँ रखी होती हैं, रकम जो जमा की होती है, उससे छोटा मोटा एक घर या प्लॉट लेने के लिए लोगों ने किस्तों के ऊपर प्लॉट लिए और बाद में जब उन बेशतर लोगों ने प्लॉट्स की पूरी अदायगी कर दी तो उनको मालूम हुआ कि जिस जगह के लिए उन्होंने प्लॉट की अदायगी की है वो जगह वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तकरीबन 400 से ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। जो फ्रॉडिया था वो शहर में दंदनाता फिरता रहा, एक अरसे तक लोगों के साथ फ्रॉड करता रहा, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ सकी। हमारे साथ मुलजिम के से जो मुतासरा शहरी हैं जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद घर ख़रीदने की कोशिश की या किसी ने किस्तों के ऊपर कोई काम शाम कर रहा था, वहाँ से पैसे निकाल कर प्लॉट जो है वो लेने के लिए किस्तें जमा कराने का सिलसिला शुरू किया हुआ था और उनको बाद में पता चला है कि उन्होंने आधी किस्तें दे दी हैं, लाखों रुपया दे दिए और अब पता चल रहा है कि जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका इसमें ग्रामीण अब्दुल हफीज़ अख्तर। हफीज़ साहब, क्या हुआ आपके साथ, किस तरह से फ्रॉड हुआ है? मैं एक्सीडेंट था जी वापड़ा में, तो अपनी तनख्वाह में से मैंने सोचा कि चलो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा प्लाट तो नहीं ले सकते, तो इन्होंने पर्ल गार्डन का इश्तहार दिया कि ये TMA से अप्रूव शुदा है और इसके अंदर हम सारी सहूलतें भी देंगे। तो थोड़ा सा एडवांस लेके इन्होंने महाना किस्त पे 5000 एक प्लाट की 3 मरले का प्लाट। कितनी आपने एडवांस पेमेंट दी? मैंने 2 प्लाट लिए जी मैंने 3-3 मरले के। अच्छा जी। तो उसके अंदर एडवांस तो हमारा 1.5 लाख बनता था, तो बाकी सारे जो है ना 10,000 महीना हम दोनों प्लाटों की किस्तें देते रहे। अच्छा जी। कितना अर्सा किस्तें देते रहे? तो हम कोई 4 साल तक किस्तें दी हैं जी हमने, जिसमें पहले तो हम 10,000 देते रहे, बाद में आखिर में थोड़े से पैसे बच गए थे, जो हमें कहने लगे जी पूरे पैसे दे दो तो हम आपको जो है ना ये अलाट कर देते। 4 साल तक जब आप किस्तें देते रहे तो आपने कभी वहाँ पे जिस जगह के लिए पैसे दे रहे थे जगह पे जाके देखा कि जगह है मौजूद? हाँ जी, हम जाते थे वहाँ प्लाट होते थे और लोगों के कुछ घर भी बने होते थे, तो ये वो प्लाट हमें दिखाते रहते थे। तो जब हमने पूरे पैसे दे दिए तो हमें इन्होंने कितने पैसे दिए आपने टोटल? 14,77,000 दोनों प्लॉटों के जी। 14,77,000 देने के बाद आपको क्या पता चला? तो फिर इन्होंने हमें प्लाट वहाँ अलाट कर दिया। अच्छा। कि जी ये 2 प्लाट हैं आपके 3-3 मरले के, तो आप यहाँ 4 दीवारी कर लें। हमने वहाँ ईंटें सटवा ली, 5,000 ईंट सटवाई, मजदूर वगैरह लगाए, तो उन्होंने खुदाई वगैरह की नीयों के लिए। तो एक बंदा आ गया, उसने कहा जी ये प्लाट तो ये मेरे नाम रजिस्ट्री शुदा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा भी हमें तो उन्होंने नहीं बताया कि आपका ये प्लाट है। तो फिर इन्होंने कहा नहीं जी वो गलती लग गई, आप ऐसे करें, आप वो दूसरा प्लाट ले लें। जब आपके साथ जब आपने ईंटें फिंकवाई और 4 दीवारी करने लगे तो शहरी आ गया, उसने आपको आके कहा कि ये तो जगह नहीं है, आपने सोसाइटी वाले से बात की, उसने आपको क्या कहा? उसने कहा जी ये हमें गलती लग गई थी, ये प्लाट तो इनको ऐसी ही गलती हो सकती थी जहाँ पे आप जिस प्लॉट के लिए 4 साल किस्तें देते रहे,
वो जगह वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो फिर आपने पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया? उसकी बातों में दोबारा क्यों आया? तो उसने कहा जी कि ये हमारे साथवीं जो वाली जगह भी हमारी है, अच्छा, तो ये अलाट हो चुकी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर ले लें। वो कितनी दूर थी जगह? तो वो तकरीबन 1 एकड़ आगे थी। अच्छा, तो उधर जाके फिर वो ईंटें हमने 3,500 रुपया दे के दोबारा वहाँ सटवाई। फिर वहाँ 4 दीवारी की, 2,500 का दरवाज़ा लेके आया मैं। जब दरवाज़ा लगाने लगे तो वो एक और मालिक आ गया, उसने कहा जी इन लोगों ने तो हमें पैसे ही नहीं दिए। तो उसने हमारी सारा कब्जा कर लिया। उसने कहा भी अगर आपने 14 लाख दिया तो ऐसे करो, उनको कहो 4 लाख खुद रख लें, हमें सिर्फ 10 लाख दे दें, तो आपको ये प्लाट हम दे देते हैं। तो मैं इनके पास आया तो ये बाजवा साहब कहने लगे नहीं जी नहीं, इस तरह हम दोबारा थोड़ा देंगे, हम खुद ही कर लेंगे, हम खुद ही कर लेंगे। वो हमारा वो सारा ख़त्म हो गया जी। उसके बाद हम बार बार चक्कर लगाते रहे, कभी ये दफ्तर बदल लेते थे, कभी दूसरी जगह चले जाते थे। अच्छा, तो कुछ सुनवाई नहीं हुई, हमने तंग आकर फिर पुलिस से रब्ता किया। जब सुनवाई नहीं हो रही थी, 4 साल आप किस्तें भी दे चुके हुए थे, तो आपने पहले हाथी पुलिस से रब्ता क्यों नहीं किया? जो मुतलका महकमे थे, जिस तरह नैब जो है वो इनके लिए बड़ा मुतहरिक हुआ हुआ है, तो आपने उनसे क्यों नहीं रब्ता किया? नैब से भी हमने रब्ता किया जी, वहाँ हमने दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपके मुतासरीन तो ज़्यादा हैं, लेकिन आप जो केस लेके आए हैं इसमें सिर्फ ये 2,15,000 बनता है, 2 करोड़ 15 लाख बनता है, तो हम तो ज़्यादा अमाउंट वाले केस लेते हैं। तो उन्होंने हमारा केस जो है ना वो एंटी करप्शन वालों को मार कर दिया। अच्छा, आपके साथ भी ऐसे ही? हाँ, मेरे साथ भी ये है कि आप क्या करते थे? मैं रिटायर्ड बैंक अफसर हूँ। अच्छा, मैंने अपने रिटायरमेंट के जो पैसे से उससे तकरीबन 10 प्लॉट बुक किए और मुख्तलिफ रकूम इसमें दी। और कितनी रकम आपने टोटल दिया आज तक? तो मेरा ख्याल है कि कोई 24 लाख के करीब, तो 10 प्लॉट थे ना। तो इसने कहा, इमरान बाजवा ने, कि आपके इतने पैसे प्लॉट हैं तो आप ऐसा करिए कि 3 प्लॉट मुझसे ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ पोजीशन। ये घर पे आए मेरे, बैठे, नक्शा बनाया और लगा दिया कि प्लॉट नंबर 16, 17 और 18 हम आपको दे रहे हैं, समझे ना, जितने पैसे आपके हैं तो इसमें आप 3 ले लें। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब प्लॉट की अलॉटमेंट कर दी तो मैंने कहा मुझे वो लिख कर दें। फिर उन्होंने एक इकरारनामा लिखा कि सारी फाइलों के बदले में 3 प्लॉट दे दिए हम आपको। मैंने कहा ठीक है, लेटर भी ले लिया। उसके बाद मैंने कहा फ़र्द दो ताकि पता करूं कि ये आपकी ज़मीन। जब फ़र्द के दिया तो उन्होंने ले तो लाल की। आपको जब आप कितना अरसा पैसे देते रहे? तकरीबन 15 लगा, 15, 16, 17। इस दौरान आपको कभी नहीं पता चला कि ज़मीन जो है जो ज़मीन बैठते थे वहाँ, यहाँ पर साइड पे बैठते थे, अपना दफ्तर बनाया हुआ था इन्होंने, और ज़मीनें भी दिखाते थे, बल्कि जो प्लॉट दिया वो नंबर ही बताया, ये प्लॉट मैं गया हूँ। जैसे आप भी रिटायर्ड मुलाजिम हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप लोग पूरी ज़िंदगी आप लोगों ने लोगों के साथ डील किया, आपको कहीं पे भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? फ्रॉड बस ये आप समझ लें कि हमारी नेग्लिजेंस समझ लें कि हमने किसी और लोगों के भरोसे पे इससे प्लॉट लिए हैं, समझे ना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 5 साल तक ये स्कीम चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है कुर्ब जवार में, उसको कोई पता नहीं चल रहा ये इंस्टॉलमेंट से प्लॉट दे रहे हैं, ये फ्रॉड है। जब फ्रॉड हो जाता है तो फिर जब आप लोगों ने प्लॉट लेने के लिए इससे रब्ता किया होगा तो इसने आपको कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट दिखाया होगा, आपने उसको वेरीफाई किया कि टीएमएस से अप्रूव है या एलडीए से? ये तरीका कार नहीं लिखा हुआ है इसने टीएमएस से अप्रूव नहीं लिखा। तो देखें, सोसाइटियों का फ्रॉड पहली दफ़ा तो लाहौर में हो नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से इसने आप लोगों के साथ फ्रॉड किया, आप लोगों ने चेक ही नहीं किया? चेक अब देखे ना, कोई आप एक प्लॉट लेने जाते हैं तो हम कहेंगे अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, तो ये नामुमकिन है कि वो रजिस्ट्री दिखाए आप एक प्लॉट के लिए। फ्रॉडिया इस तरह ही करता है, बड़ी बहुत अच्छा दफ्तर बनाया हुआ है, बंदे रखे हुए हैं। अगर तो बंदा पढ़ा लिखा ना हो, उसको समझ ना हो, तो उसके साथ फ्रॉड करना बहुत आसान होता है। लेकिन जिस तरह वो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ इसमें एक जो कमी थी वो यही थी, लालच था कि थोड़े से पैसों में ये हमें प्लॉट मिल रहा है, और थोड़े यहाँ पे वैसे क्या मरला ज़मीन चलती है इस वक्त? तो तकरीबन 4 लाख 5 लाख रुपये मरला। आप लोगों को किस तरह मरला? 1.5 लाख रुपये, 1,60,000। तो हमने कहा ठीक है, उस वक्त इतनी एलिवेशन नहीं हुई थी। अब यह है कि अब इसकी कीमत बढ़ गई है। अब इस बदमाश के पास आते हैं तो इसने कहा अभी देते हैं, कल देते हैं, बस। यानी मकसद है कि पैसे लेकर पता है क्या कर रहा है, ये प्लाट कैंसिल कर रहा है। बताइए भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं मजदूर हूँ फिलहाल, तो बेसिकली एज अकाउंटेंट मैं काम कर चुका हूँ। अग्री मंडी में होता था कभी। वो आप क्या कर रहे हैं? सर अभी फिलहाल तो मैं फारिग हूँ। आपने कितने प्लॉट लिए थे? सर मैंने एक प्लॉट लिया था। क्या करना था उस प्लॉट का? सर मैंने एज अ सेविंग उस पर घर बनाना था। जब आपने प्लॉट लिया था आपको किस तरह रुपया मरला ज़मीन दी गई थी? सर मुझे तकरीबन कोई 1,70,000 रुपये। वैसे रेट क्या था मार्केट में?
सर मार्केट मैंने कंफर्म नहीं की थी, मुझे असल में मेरे ना बहनोई ने रेफ़र किया था कि मैंने यहाँ प्लॉट लिया तो आप भी यहाँ पे ना इन्वेस्ट कर लो, अच्छी स्कीम है मतलब। तो मैंने एज अ ट्रस्ट के तौर पे उस जिस स्कीम पे आप लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, उस स्कीम का 2-3 दफ़ा नाम चेंज हुआ, तब भी आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, असल में इनसे ना हमारी बातचीत होती रही है, मतलब फर्दर मैं इनसे मिलता रहा, वहाँ पे इन्होंने अपने एजेंट्स वगैरह रखे हुए थे, उनसे मेरी फर्दर वक्तन बात होती रही है। तो यही मतलब तसल्ली देते रहे जी कि आप यहाँ पे ठीक है, सही है, हम आपको प्लाट अलॉट करेंगे, हमें दिखाते भी रहे हैं, पोजीशन दिखाते रहे हैं बार बार। जैसे उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ विजिट करते रहे जाके, इनसे मैं पूछता भी रहा हूँ, उन्होंने मुझे नंबर दिया, प्लॉट नंबर दिया, लोकेशन दिखाई। नहीं, जब नाम चेंज हुआ जी। पहली दफ़ा, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ कि नाम क्यों चेंज किया इसने? नहीं सर, वो उन्होंने बताया जी कि हमारा कोई आपस में क्लैश चल रहा है, हमारा ये कंबाइंड सिस्टम था, अब हम लोग सेपरेट हो गए हुए हैं, मेरी जो है ना प्रॉपर्टी वो सेपरेट हो गई है, जो साथ जो है पार्टनर उसकी सेपरेट हो गई है, तो हम आपकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। उस पर मैंने इनको कहा कि सर ये तो गलत बात है। आपने कितने पैसे जमा करे टोटल? सर मेरा टोटल तकरीबन यहाँ पे कोई 11.5 लाख जो है ना इन्वेस्ट हुआ होगा। आपके कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं? मैं तो 7 लाख रुपया। 7 लाख। आपने अभी एक प्लॉट लिया था? हमने कितने मरले का? 4 मरले का। अच्छा, आपको भी कभी शक नहीं हुआ? नहीं, टोटल पेमेंट चली गई है इस पर। तो हम बार बार पूछते रहे, इसने हमें पोजीशन लेटर भी दिया, तो इसने कहा कि मैं 2-3 माह बाद आपको ज़मीन दे दूंगा। फिर इसने कहा जी आप सुंदर चले जाएं, वहाँ हमने ज़मीन में वहाँ प्लाट देख लें। जब वहाँ गए तो कहते ये 3.5 लाख रुपया मरला है, तो आप बकाया पैसे दे दें तो ये ले लें। तो हमने कहा ये भी फ्रॉड है, तो उसके बाद इसने अपना नंबर ही बंद कर दिया। फिर और कितना अर्सा नंबर बंद रखा? ये तो कितना अरसा नहीं कम मुलाकात की अज़ कम 6 माह हो गए हैं। आप लोगों ने पर्चा कब करवाया? वो पर्चा किए हुए हमने 2020 में कराया, अभी दिसंबर में या नवंबर में हुआ पर्चा इस पर। ठीक, आपकी क्या स्टोरी है जी? जी मेरी भी सेम स्टोरी है। मैं पंजाब बैंक में मुलाजमत करता हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं जो इन्होंने आपको जो बताया, बिल्कुल सेम स्टोरी वही है। तो टीएमए से इसकी वेरिफिकेशन करवाई थी मैंने अपने तौर पे। तो पता लगा था कि डॉक्यूमेंट्स इनके जमा हुए हैं वहाँ पे, लेकिन अप्रूवल वगैरह कोई नहीं है इनकी। तो जब मैंने वहाँ से पता करवाया तो मैं इनके ऑफिस चला गया जहाँ पे ये बैठते थे। वैसे तो इनका कोई एक ऑफिस नहीं था, ऑफिस चेंज करते थे। तो इनके पास मैं चला गया, ये कहते हैं जी वो पैसे बहुत मांगते हैं टीएमए वाले। तो हमारी इतनी जोन सी है ना, वो इनके साथ थोड़ी सी बातचीत चल रही है कि पैसे थोड़े से ना मुनासिब करें ताकि हम अपनी अप्रूवल के प्रोसेस को थोड़ा रनिंग में लें। तो मैंने फिर 2019 के मिड में या एंड पे जो है वो इससे रब्ता किया इमरान बाजवा से। तो मुझे फरमाते हैं जनाब साहब कि मैं अभी ज़रा बिज़ी हूँ। आपने कितने टोटल पैसे जमा कराए? 11.5 लाख। डेवलपमेंट चार्जेस भी उसमें शामिल थे और पोजेशन लेटर मेरे पास पड़ा हुआ था, लेकिन ये मुझे टाइम नहीं देते थे, ना कॉल पिक करते थे, मैसेज करते थे कि मैं बिज़ी हूँ, तो आपसे मैं फ्री होकर बात करता हूँ। सही। आप तमाम मुतासिरीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सियन थे उनसे जानते हैं कि वो वापडा के अंदर एक्सियन रिटायर हुए हैं। जब कोई सोसाइटी होती है तो उसके अंदर बिजली वगैरह आपसे जब ये कोई सोसाइटी वगैरह अप्रूव होती है तो बिजली आप लोग फराहम करते हैं जी। तो यहाँ पे मीटर्स वगैरह कनेक्शन वगैरह थे? नहीं, कोई ये भी चीज़ आपने नहीं चेक की थी? नहीं, कि वो सुई इन्होंने गैस- हमें बताया था। मैंने कहा भी जब तक एलडीए से अप्रूव नहीं कराएंगे तो आपका तो कनेक्शन नहीं लग सकता। वो कहते हैं जी वो एलडीए वाला मसला नहीं, हमारा टीएमए का है, तो हमने टीएमए से अप्रूव कराया हुआ है, इसलिए हमारा कनेक्शन लग जाएगा। तो आपने अपने तौर पे उसकी वेरिफिकेशन नहीं की कि इनकी कोई है ऐसी चीज़ चल रही है कि नहीं चल रही पाइपलाइन में, अप्रूवल नहीं, वगैरह? वो मैंने नहीं किया। जब इन्होंने बता दिया, लिख के दे दिया, बकायदा वो पम्फलेटों में भी लिखा हुआ था कि भाई टीएमए से अप्रूव शुदा। जैसे आमतौर पर आम होते हैं कि एलडीए से मंजूर शुदा, तो हम समझ लेते हैं कि वो मंजूर शुदा है। वो तो उस वक्त पता चला जी जब वो बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा था। अब कितने मुतासरीन हैं आप टोटल सारे? हम टोटल कोई 400 के करीब है। और कितने मुकदमे दर्ज हो गए अब तक? मुकदमे को 50 के करीब हुए हैं। मुकदमा दर्ज कराने में कोई मसला पेश आया? हमने कोर्ट के जरिए ऑर्डर को है। अब क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो बस अब कहती जी हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हमने पकड़ लिया, आगे हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। और असल में धोखा हमें इसलिए लगा कि जब हम इनके दफ्तर जाते थे ना जी, तो दफ्तर के साथ सारे प्लाट खाली पड़े होते थे, तो वो हमें दिखाते थे जी आपका ये और ये प्लाट है, तो हम मुतमिन होकर पैसे देते जाते थे। वो तो जब हमने ईंटें सुटवाई हैं, वो जैसे मैंने पहले जी, बताया, तो पहली दफा तो जब उन्होंने पता चला कि भाई ये तो है ही नहीं, फिर दूसरी जगह जो उधर जाके उन्होंने भी वो हमारी दीवारें गिरा दी। फिर हमें पता चला कि यार ये क्या बन गया। हम तो मुतमिन थे कि सारा कुछ इन्होंने बहुत किया। शुक्रिया। आप मुतासरीन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अब तक पुलिस की तफ्तीश कहाँ पे पहुंची है, मुलजिम किस तरह से ये लोगों को ऐसे फंसा रहा था, उससे जानते हैं और पुलिस से भी जानते हैं कि तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है।
400 के करीब मुतासरीन हैं और वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स लेने थे और वो प्लॉट्स वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक किस्म का एक अवेयरनेस एस्पेक्ट है इसमें कि ना लोगों को थ्रू आपके प्लेटफॉर्म से ये बताया जाए कि ये जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं या ये जो फ्रॉड हैं इनमें मोस्टली जालसाजी होती है। जो मासूम अवाम होती हैं उनको ये सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको सस्ता प्लॉट या सस्ता मकान मिल जाता है। तो इसमें हमारी SOPs कुछ डिफाइंड हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली एज़ पर लॉ जो कार्रवाई बनती है हम वो करवाते हैं। हमने वेरीफाई करने होते हैं सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, मौका विज़िट करते हैं। उसके बाद जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल किस्म की कम्युनिकेशन होती है और उसके बाद सारे फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद हम कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक रहा ताल्लुक़ आपका कि न, जैसे आपने भी ये बात की कि बिल्कुल ये एक मुल्ज़िम अभी हमारी गिरफ्त में आ चुका है और इसके ऊपर मोर देन 50 केसेस अभी तक एंड स्टिल काउंटिंग लॉज हो चुके हैं। 2.5-3 साल से उसने स्टे लिया हुआ है। मैंने लिया हुआ स्टे। आपने लिया हुआ, उससे पहले आपने उसके खिलाफ कोई ना कोई तो कानूनी कार्रवाई की। कोई है कार्रवाई? कौन से थाने में कार्रवाई करवाई है? थाने में उधर अपना स्टे की कॉपी है। फिर लोकल बैलफ आया, बैलफ ने सारी चेकिंग की, उसके बाद भी उसने चार्जबारी की। किसी पुलिस ने मेरा तावन नहीं। मुतासरीन से आपने अब तक कितने पैसे रिसीव किए हैं? तो इनके मेरे ख्याल में इनके मुताबिक 2 करोड़ 12 लाख है, तो वो ज़मीन है 6 करोड़ की। जो मुझसे नौसरबाजी करके गए अमीन भट्टी जो उनके साथ और अपना राशिद सदीक तारड़ जो इनसे पैसे ले लेके 2 करोड़, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस के पास अब तक 400 से ज़्यादा अफराद आ चुके हैं। अगर 3-3 मरला भी सारों को लगाया जाए तो 400 बंदों को 400 अफराद नहीं सर आ जाता। अगर 50 एक दरखास्तें आई हैं तो मैक्सिमम 400 मुतासरीन अब तक रजिस्टर हो चुके हैं जो पुलिस के पास सर मुतासरीन में से क्लियर हो चुके हैं। कितनों को क्लियर किया? 60% क्लियर हो चुके हैं। कितनों को मुतासरीन लिस्ट से तो साबित नहीं होंगे जब तक दरखास्तें ना आए। जो मुतासरीन यहाँ पे थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे सबको इंशाल्लाह हैं, मिलेगा। आपने उनको पहले एक सोसाइटी का नाम दे के जगह दिया, फिर आपने दूसरा सोसाइटी का नाम दिया। उसी जगह पे वो अमीन भट्टी ने डायमंड होम के नाम से मेरे साथ क्या था जी, मैंने आपको ये जगह दे दी, उस पर अपने साइन करके लोगों से पैसे लेता रहा। ये 2 करोड़ उसके अलावा मुझसे लिया है, वो पैसे अलादा लिए हैं उसने, और फिर उसके बाद कोई पोजेशन नहीं दिया मेरे बंदे को। कितने मुतासरीन आपके पास अब तक आ चुके हैं? तो जो थाने काने की पोजीशन है वो 50 से प्लस यानी 52 केसेस रजिस्टर्ड है, मुकदमे दर्ज हो गए। हाँ जी। और इसके अलावा दरखास्तें कितनों ने दी हैं? बेशुमार दरखास्त, तकरीबन 300-400 लोग हैं। ये लाहौर में तो और थानों से भी मुझे कॉलें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह। नहीं, जिस तरह से ये मुल्जिम कह रहा है कि इसने फ्रॉड कोई नहीं किया, सारी जगह मौजूद है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मुल्ज़म तो अब आपके सामने तो नहीं ना मानेगा। हम इसकी इंशाल्लाह, अभी इसका दूसरा दिन है, अभी रिमांड लिया हुआ है, तफ्तीश जारी है। पैसे किधर गए जो इसने लोगों से पैसे बटोरे हैं जालसाजी से, वो पैसे किधर गए सारे? इससे वो कोशिश कर रहे हैं बरामदगी और रिकवर की। तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर रकम है जो ये ले चुका है। अवाम के पास रसीद भी है, अभी उसका सारा रिकॉर्ड भी इसका हमने बरामद कर रहे हैं। एक तो ऐसी औरत भी यहाँ पे मौजूद है जिसने अपनी बेटी के जहेज़ के लिए जो पैसे जमा किए हुए थे वो सारा 10 लाख रुपए इसको दिया। तो इसमें तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर के करीब रह रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके 5-6 हज़ार रुपये की किस्त देते थे। किस तरह से आप इंश्योर करें कि उनको इंसाफ मिल सके? इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी है जी। जितनी भी इस बंदे ने ज्यादती की है उसकी जो है ना, हमारे साथ इस टाइम ASP काना मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस इलाके के अंदर, काना सर्कल के अंदर अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ों के, फ्रॉड के केसेस आते हैं और दुश्मनियों की बुनियाद के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो रहे होते हैं। तो ये किस तरह से इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि केस जो है वो मेरिट के ऊपर डील हो? किस तरह से तमाम जो मैटर है उसको खुद इसकी निगरानी करते हैं या सुपरवाइजरी जो दीगर ऑफिसर्स हैं जिसके अंदर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs होते हैं वही इन चीज़ों को टैकल कर रहे होते हैं? शाहजेब साहब, काना सर्कल के अंदर बहुत ज़्यादा इस किस्म के वाक़यात आते हैं जिसके अंदर जैसे कब्ज़ा हो गया, जाली डॉक्यूमेंट्स बना के ज़मीन बेच दी। अभी एक केस आपके यहाँ पे थाने में चल रहा है जिसके अंदर 400 के करीब मुतासरीन हैं और वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स लेने थे और वो प्लॉट्स वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करती।
किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग एक किस्म का एक अवेयरनेस एस्पेक्ट है इसमें कि ना लोगों को थ्रू आपके प्लेटफॉर्म से ये बताया जाए कि ये जो लैंड डिस्प्यूट्स हैं या ये जो फ्रॉड हैं, इनमें मोस्टली जालसाजी होती है। जो मासूम अवाम होती हैं उनको ये सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको सस्ता प्लॉट या सस्ता मकान मिल जाता है। तो इसमें हमारी SOPs कुछ डिफाइंड हैं, उनको हम फॉलो करते हैं और स्ट्रिक्टली एज़ पर लॉ जो कार्रवाई बनती है हम वो करवाते हैं। हमने वेरीफाई करने होते हैं सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, मौका विज़िट करते हैं। उसके बाद जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल किस्म की कम्युनिकेशन होती है, और उसके बाद सारे फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद हम कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक रहा ताल्लुक़ आपका कि न, जैसे आपने भी ये बात की कि बिल्कुल ये एक मुल्ज़िम अभी हमारी गिरफ्त में आ चुका है और इसके ऊपर मोर देन 50 केसेस अभी तक एंड स्टिल काउंटिंग लॉज हो चुके हैं। और इसके तरीक़ा वारदात भी ये होता था कि ये घर दिखाता था या प्लॉट्स दिखाते थे, ये पर्ल गार्डन स्कीम के नाम से चला रहे थे, और उसके बाद फिर ये लोगों से को झांसा दे के उनसे पैसे लेते थे और उनके बाद इवेंचुअली लोगों को वो प्लॉट या वो जो जगह जो ऑनर प्रॉमिस की जाती थी वो नहीं मिलती थी, जाली डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी गिरफ्त में है और हम अपनी कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह कर रहे हैं। ये तो एक केस हो गया जिसके अंदर तकरीबन 400 के करीब मुतासिरीन हैं और आप बता रहे हैं कि 50 के करीब मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इस इलाके की अगर सिर्फ इसकी जोग्राफिकल अगर लोकेशन देखी जाए, क्योंकि कसूर के साथ इसका बॉर्डर लगता है, फिर दूसरा इसके अंदर सबर्बन एरिया बहुत ज़्यादा है और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोगों को 420 68 71 के मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज करने पड़ते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर देते हैं। आप बतौर ASP इस चीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं कि अगर आप जैसे अब ये बंदा एक अरसे से यहाँ पे काम कर रहा था लेकिन 4 से 5 साल के बाद पुलिस की गिरफ्त में है, तो आप लोग अपने तौर पे भी कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि इस किस्म के लोगों की कोई रैकी वगैरह की जाए कि इलाके के अंदर कोई ऐसा फ्रॉड ना करे? गो कि आप लोगों की डोमेन नहीं आती, लेकिन अल्टीमेटली जब मुकदमों के अंदराज की बात आती है तो आप लोगों पे सारा बर्डन आता है। जी देखिए ना, पुलिस फंक्शन तभी करती है जब कंप्लेन उनके पास आती है। तो पहले कंप्लेन नहीं आ रही थी, ये अपना फ्रॉड जारी रख रहे थे। या इसी तरीके से दूसरे ग्रुप्स जो सरगर्म है, काफ़ी और ग्रुप्स को भी हमने बस्ट किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी इनिशिएट करवा दी है। तो जैसे ही कोई कंप्लेन हमारे खिलाफ पुलिस के पास आती है लोगों के खिलाफ, तो उसको हम वेरीफाई करवाते हैं। वेरीफाई करने के बाद पूरा ट्रेल इकट्ठा करते हैं और जैसे लोगों को अवेयरनेस मिलती जाती है कि ना ये ऐसे फ्रॉड कोई हो रहा है, फिर कंप्लेंट्स जैसे आती जाती है हम उसको वेरीफाई करके उसके बाद कानूनी कार्रवाई स्टार्ट। इसमें करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है जो इसमें है, तो किस तरह से लोगों को इंसाफ दिलाया जाएगा? देखें जी, बात यह है कि ना वील फॉलो लॉ एंड वील प्रोसीड एज पर लॉ, और जो कानून कहेगा हमने उस हिसाब से करना है और होपफुली इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। ASP काना जहांजीब साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि इस इलाके के अंदर इस किस्म के फ्रॉड जो हैं वो एक आम सी बात है और मुल्ज़िमान जो हैं वो अगर पुलिस के हाथे चढ़ जाएँ, तो जैसे जहांजीब साहब अभी बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा मुकदमा जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं और ही स्टिल काउंटिंग, और मुकदमे जो हैं वो मज़ीद से मज़ीद लोग आ रहे हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। उनका कहना है कि जितने जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, जो मुतलका महकमे वहाँ से भी रिकॉर्ड निकाला जा रहा है और मुल्ज़िम को करार वाक़ई सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। जिस तरह से आपने मुतासरीन की गुफ्तगू सुनी, पुलिस ने उस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है और काना थाने में अब तक तकरीबन 50 से ज़ायद मुकदमा जो हैं उसके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने के बाद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। जिस तरह से मुतासरीन कहते हैं कि मुल्ज़िम ने 4 सालों के दौरान ना सिर्फ किस्तें ली और बाज़ ऐसे अफराद थे जिनको प्लॉट भी दे दिए, और जब वो मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी जिसको वो प्लॉट देता रहा है। आपने मुतासरीन की गुफ्तगू भी सुनी कि उनको कहना है कि जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए और जो उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है वो दिलवाई जाए। मुल्ज़िम हमारे साथ है, उससे पूछते हैं। जनाब का नाम क्या? मोहम्मद इमरान। इमरान, कब से ये सारा कुछ चल रहा था? क्या तरीकाकार क्या आपका? तरीकाकार ये है कि मैंने कुछ ज़मीन खरीदी थी जिनमें लोगों को अपना डिलीवर कर दिया, कुछ स्टे आया 250 मरले पे, जिस वजह से प्रॉब्लम बनी है। और ये 50 अगर मुतासरीन है तो वो 250 मरले में मेरे ख्याल में कुछ 100 बंदा एडजस्ट हो जाता। वो स्टे ना होता, कब्ज़ा ना होता तो ये सारे क्लियर होते। नहीं, कब्ज़ा किस तरह किया? उस कब्ज़ा लोकल ज़मींदार है जिससे लिए, पैसे भी सारे जा चुके हैं, स्टे मेरे हक में हो चुका है, वो कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा, स्टे में चला गया, उसके आगे अपील में चला गया। उस स्टे में कब गया?
मैं तो 2 साल से लड़ रहा हूँ केस, 3 साल से। तो आप पैसे तो 4-5 साल से ले रहे हैं। सर वो पैसे इधर ही गए तो स्टे हुआ ना, वो पैसे उसी ज़मीन के दिए, उसी के अंदर ज़मीन मौजूद है। आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? कानूनी का बता रहा हूँ, मेरा स्टे मेरे हक में हुआ। नहीं, आपने कोई पर्चा करवाया जब आपने उसको पैसे दे दिए ये थे? बिल्कुल एप्लीकेशन दी, किसी ने सुनवाई नहीं ली उससे। नहीं, आप कह रहे हैं कि कब्जा कर रहा 2.5-3 था। साल से उसने स्टे लिया हुआ है। मैंने लिया हुआ स्टे। आपने लिया हुआ, पैसे उससे भी पहले आपने उसके खिलाफ कोई ना कोई तो कानूनी बिल्कुल कार्रवाई की। कोई है कार्रवाई? कौन से थाने में कार्रवाई करवाई इधर है? कानून में उधर अपना स्टे की कॉपी है, फिर लोकल बैलफ आया, बैलफ ने सारी चेकिंग की, उसके बाद भी उसने चार्जबारी की। किसी पुलिस ने मेरा तावन नहीं। मुतासरीन से आपने अब तक कितने पैसे रिसीव किए हैं? तो इनके मेरे ख्याल में इनके मुताबिक 2 करोड़ 12 लाख है, तो वो ज़मीन इससे 6 करोड़ की है। जो मुझसे नौसरबाजी करके गए अमीन भट्टी जो उनके साथ, और अपना राशिद सदीक तारड़ जो उनसे पैसे ले लेके 2 करोड़, उसका मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस के पास अब तक 400 से ज़ायद अफराद आ चुके हैं। अगर 3-3 मरला भी सारों को लगाया जाए तो 400 बंदों को 400 अफराद नहीं सर आ जाते। अगर 50 एक दरखास्तें आई हैं तो मैक्सिमम 400 मुतासरीन अब तक नहीं रजिस्टर हो चुके हैं जो पुलिस के पास सर वो कंप्लेंट। मुतासरीन में से क्लियर हो चुके हैं। कितनों को क्लियर किया? 60% क्लियर हो चुके हैं। कितनों को क्लियर? मुतासरीन लिस्ट से तो साबित नहीं होंगे जब तक दरखास्तें ना। जो मुतासरीन यहाँ पे थाने में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे सबको हैं, इंशाल्लाह मिलेगा। आपने सबको उनको पहले एक सोसाइटी का नाम दे के उसी- जगह नहीं, दिया, फिर आपने दूसरा सोसाइटी का नाम दिया। उसी जगह पे वो अमीन भट्टी ने डायमंड होम के नाम से मेरे साथ कहता जी मैंने आपको ये जगह दे दी, उस पर अपने साइन करके लोगों से पैसे लेता रहा। ये 2 करोड़ उसके अलावा मुझसे लिया है, वो पैसे लादा लिए हैं उसने, और फिर उसके बाद कोई पोजेशन नहीं दिया मेरे बंदे को। अगर आपने पैसे लिए हैं तो प्लॉट देने के भी आप है ना? इंशाल्लाह देना मैंने इनको। कब देना? मैं ये नई स्कीम स्टार्ट की है, इनको बताया सबको स्पार्को रोड पर, वहाँ करके इनके लिए कोई ना कभी ना की है। कोई बंदा ये कहते आके एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम है, उसने रिटायरमेंट के बाद जितना उसको ग्रेजुटी वगैरह मिली थी वो आपको उसने दे दी 14-15 लाख रुपया, और अब वो धक्के खा रहा है, ना आप उसका फ़ोन उठाते थे गिरफ्तार होने से पहले। किसी से कोई रब्ता कट नहीं हुआ सिवाय ये 2-2.5 महीने जिसमें ये प्रॉब्लम है। 10-12 लोग जिनसे मैंने गुफ्तगू की है वो सारे झूठ बोल रहे हैं। सर सबसे राब्ते में थे, मिर्जा साहब से पूछे क्या राब्ते में नहीं थे? अगर राब्ते में तो फिर उन्होंने मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? सर वो ज़ाहिर एक बंदा प्रेशर आ गया ऊपर, जब मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है बंदा काम करने के लिए नीयत से निकला हुआ है, काम कर रहा है, अगर नहीं कर सका डिलीवर तो उसके लिए मेहनत तो कर रहा हूँ मैं। कोई बंदा ये थोड़ी कह सकता मैंने ना किया किसी को। नहीं, जिस तरह से आप मुलजिम कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से जालसाजी से उनसे पैसे बटोरे हैं, आपने तो कईयों से इस नाम के ऊपर भी पूरी पेमेंट ले ली है कि ये आपका प्लॉट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वो काम वही राशिद ने और अमीन भट्टी ने किया। मैंने यार अगर आपने एक बंदे को मैंने दिया, वो आज वो आके कह देगा। अगर आप एक बंदे को प्लॉट देते हैं कि ये आपने 100% पेमेंट दे दी, ये आपका प्लॉट है, वो वहाँ पे चार्जबारी करने लगते हैं तो वो बंदा पुलिस लेके आ जाता है, फिर आप उसकी जगह दूसरा प्लॉट देते हैं, वो दूसरी जगह कोई बंदा आ जाए जिनको मैंने प्लॉट दिया और वो ये कहे कि मेरी जगह दूसरा बंदा आया। ये कितने मुलजमान, कितने बंदे हैं जो कहते हैं कि आपने इनके साथ फ्रॉड की, पूरी 100% रकम ले ली? साथ खड़े मुतासरीन सारे ना, इन बंदों को जिनको प्लॉट दिया अगर मैंने और उसकी जगह कोई बंदा आया है तो साबित करे कि दूसरा बंदा कौन सा है। जो बंदा मैंने प्लॉट दिया वहाँ घर बनाओ। ये मुतासरीन है, ये अब आपके सामने कहते हैं कि इन्होंने तो आपसे पैसे लिए और प्लॉट भी दिए हैं। सर ये पैसे इन्होंने लिए हैं, ये देखें ना डेवलपमेंट चार्जेस के उन्होंने मुझसे बकायदा पे। सर मेरे पास ये फाइल है, देखें ये आपको प्लॉट मिला? हमदर्द कॉलोनी में इन्होंने प्लॉट मुझे अलॉट करवाया। इन्होंने पोजेशन के चार्जेस जरूर लिए लेकिन पोजेशन नहीं दिया इन्होंने। पोजेशन है और सर ये डेट 2018 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये मुझे देंगे। अब 2021 स्टार्ट हो गया लेकिन अब तक कोई बात नहीं। ये तो सारे यही है कि पोजेशन मिले से ना स्टे हुआ तो यार आपने जो इनके मुताबिक 2.5-3 करोड़ रुपया लिया है, कुछ कहते हैं कि 3.5 करोड़ रुपया गया, कुछ कहते हैं 2.5 करोड़ रुपया गया, आप अपने मुंह से कह रहे हैं 2 करोड़ 12 लाख है, तो वो किधर गए पैसे? वो जमीन 2 करोड़ तो 4-5 साल में आप इनको जमीन दे ही नहीं सके। 3 साल से उस स्टेट तो फिर फरार क्यों हो गए थे आप? फरार यही प्रेशर जी दे ऑफिस क्यों बदलते रहे आपने? 4 या 5 दफा एक ही बदला बस। माल्टाउन से इधर आए थे, क्या नाम है, पिछले 2 सालों से मुझसे डिस्कनेक्ट हुए, मैं राब्ता उन्होंने बंद कर दिया, अपना मोबाइल तक ये फोन सुनना उन्होंने गवारा नहीं किया। जो बाकी मुतासरीन आपके साथ थे वो भी यही कहते हैं कि इन्होंने पैसे सारे लिए हैं लेकिन इस बंदे ने कोई 100% पैसे लिए हैं। इवन के डेवलपिंग चार्जेस, वहाँ सड़क का नामो निशान तक नहीं था। इनसे मेरी बात हुई है, बकायदा बहस हुई है, इनके दफ्तर गया हूँ, वहाँ बकायदा मैंने जाके दफ्तर को गुस्से में हिट भी किया कि यार कहाँ मिलोगे, कब मिलोगे। इनका जवाब ये था कि मैं तारीखें भुगत रहा हूँ, तब भी इन्होंने फ्रॉड ही किया हुआ था। फ्रॉड के जिम्मे में फ्रॉड की तारीखें भुगतते जा रहे हैं। ये फ्रॉड है जो मैंने लिया और जो पैसे दिए मैं तफ्तीशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। इजाज साहब, एक बंदे ने 300-400 बंदों के साथ फ्रॉड कर दिया है और सारे मुतासरीन जो हैं वो आप लोगों के पास मुकदमे दर्ज करा रहे हैं, आपकी फाइंडिंग क्या है अब तक?
हमारी तफ्तीश अभी चल रही है, ये रिमांड पे है बंदा। इंशाल्लाह कोशिश है कि जितने भी मुतासरीन हैं उनकी रकम भी वापस कितने दिलवाई जाए। मुतासरीन आपके पास अब तक आ चुके हैं जो तो दरखास्त? जो थाने काने की पोजीशन है वो 50 से प्लस यानी 52 केसेस रजिस्टर्ड है। मुकदमे दर्ज हो गए? हाँ जी। और इसके अलावा दरखास्तें कितनों ने दी हुई हैं? बेशुमार दरखास्त, तकरीबन 300-400 लोग हैं। ये लाहौर में तो और थानों से भी मुझे कॉलें आ रही हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह इसको कानून के मुताबिक इंशाल्लाह नहीं, इसको जिस तरह सजा से मिलेगी। ये मुलजिम कह रहा है कि इसने फ्रॉड कोई नहीं किया, सारी जगह मौजूद है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मुलजम तो अब आपके सामने तो नहीं ना मानेगा। हम इसकी इंशाल्लाह, अभी इसका दूसरा दिन है, अभी रिमांड लिया हुआ है, तफ्तीश जारी है। पैसे किधर गए जो इसने लोगों से पैसे बटोरे हैं जालसाजी से, वो पैसे किधर गए सारे? इससे वो कोशिश कर रहे हैं बरामदगी और रिकवर की। तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर रकम है जो ये ले चुका है। आवाम के पास रसीद भी है, अभी उसका सारा रिकॉर्ड भी इसका हमने बरामद कर रहे एक तो हैं। ऐसी औरत भी यहाँ पे मौजूद है जिसने अपनी बेटी के जहेज के लिए जो पैसे जमा किए हुए थे वो सारा 10 लाख रुपए इसको दिया। तो इसमें तो ज़्यादातर लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर के करीब रह रहे हैं और दिहाड़ी मजदूरी करके 5-6 हज़ार रुपये की किस्त देते थे। किस तरह से आप इंश्योर करें कि उनको इंसाफ मिल सके? इंशाल्लाह हमारी कोशिश पूरी है जी। जितनी भी इस बंदे ने ज्यादती की है उसकी जो है ना रियायत इसके की खिलाफ है। पहले भी कोई मुकदमे वगैरह हैं? ये रिकॉर्ड याफ्ता है। साहब पहले का किस रिकॉर्ड चीज़ का याफ्ता है। मुकदमे है? इसी की फ्रॉड के। पहले भी फ्रॉड के हैं? हाँ जी। जनाब, ये तरीके आए कहाँ से आपको इस तरह के नए फ्रॉड कारण में इसी के सिविल के मुकदमे जो अपना चल रहे थे, पहले भी मुकदमे चल? 3-4 थे। उसके अलावा फिर पहले से कौन से सालों में हुए हैं पर्चे? इसी 2019 में। जनाब, चेहरा देखें आप, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है और अपनी तरफ से ईमानदारी और नेकी का दर्स भी देते होंगे। डेफिनेटली आप मुतासरीन की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं कि एक यहाँ पे ऐसी खातून भी हैं, वो यहाँ से चली गई, नहीं तो मैं उनसे भी आपकी बात करवाता, दिखाता आपको। उस औरत ने अपनी बेटी के लिए जहेज़ के जो पैसे इकट्ठे किए हुए थे वो पकौड़े बेच के उसने पैसे इकट्ठे किए हुए थे और इस शख्स को दिए और इसने उसके साथ भी फ्रॉड कर लिया। और अब ये कहता है कि इसने फ्रॉड कोई नहीं किया और इसके साथ भी फ्रॉड हो गया। फ्रॉडी के साथ फ्रॉड वैसे पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ। एक केस के मुख्तलिफ मुकदमा हो सकते हैं, जैसे इस केस में अब तक 50 मुद्दई जो हैं वो सामने मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं। तो एक केस के एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? नहीं, जहाँ पे एक केस नहीं है, जहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हर अग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो एक अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें कोई मजायका नहीं है कि हर गरीब पर्सन वो थाना में जाकर अपना मुकदमा दर्ज कराए, उसका कानूनी आइनी हक है। अब इसके खिलाफ जो मुलजिम है उसके खिलाफ अब तक 50 मुकदमे जो है सिर्फ थाना थाने में दर्ज हो चुके हैं। तो पुलिस हर केस में उसका रिमांड लेगी या इनको कंबाइन करके एक ही तफ्तीशी होगा, वही तफ्तीश करेगा और उस प्रोसीडिंग कैसे चलेगी इस केस की? होना, अगर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो अगर पुलिस ने तमाम मुकदमात में उसकी गिरफ्तारी डाल दी तो वो रिमांड भी फिर ऐसे ही चलेगा जैसे एक मुकदमे में है। पाकिस्तान में देखें जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से प्रॉपर्टी आपकी इतनी महंगी हो चुकी है, तो उसको आप देखें तो जब इंसान को कुछ और नज़र नहीं आता, अपनी ज़िंदगी एक वो गुजार चुका होता है, उसको लगता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बना लूँ। तो इस किस्म की ऑफ़र जो है, इंसान की साइकी इस किस्म की है कि उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये होती है कि इंसान जो है ना वो मजबूर हो जाता है हालात के हाथों। उसको लगता है कि ये एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। अब उसके आगे जो फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो क्यों ऐसी गलतियाँ कर जाता है, ठीक है, उसमें लोगों को थोड़ी सी शऊर की ज़रूरत है, उनको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी जमा पूंजी जो है वो किसी के हाथ में दे देते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं आप जाके।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर एक शख्स ने सादा लो शहरियों को प्लॉट देने के नाम के ऊपर फ्रॉड करके करोड़ों रुपया जो है वो कमा लिया है। अब पुलिस की गिरफ्त में तो आ गया है, पुलिस मुकदमे भी दर्ज कर रही है। तकरीबन 50 से ज़ायद मुतासरीन के मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं और मज़ीद शहरी जो है वो आ रहे हैं। हमारे साथ इस टाइम सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट मौजूद है। इनसे जानेंगे कि एक मुलजिम है, उसने मुतद्दिद लोगों के साथ, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड किया है। इसके अंदर दफ़ात कौन सी मज़ीद ऐड की जा सकती हैं ताकि मुलजिम जो है वो ना बच सके, और जो रिकवरी है, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर केसेस जो हैं वो नैब के पास जाते हैं, लेकिन मुतासरीन कह रहे हैं कि नैब के पास हम गए हैं तो नैब ने कहा है कि क्योंकि अमाउंट जो है वो बहुत कम है और वो इस तरह के केसेस को डील नहीं करते तो पुलिस ही डील करेगी। क्या ये पुलिस की जुरिडिक्शन बनती है? तमाम चीज़ जानते हैं। सुलेरी साहब, एक शख्स फ्रॉड करता है कि एक जगह दिखाता है कि यहाँ पे मैं सोसाइटी काट रहा हूँ, उस जगह को एक सोसाइटी का नाम भी दे देता है और उसके बाद अब तक तकरीबन 400 से ज़ायद मुतासरीन जो है वो काना थाना ने फहरिस्त बना ली, जिनमें से 50 के करीब मुकदमे जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। किस तरह से प्रोसीडिंग चलती है, क्या सज़ा होती है, लोगों को क्या इस तरह के केसेस में पैसे मिल पाते हैं? देखें जी, जो कानून जो है पाकिस्तान का स्टैचूट लॉ जो है, वहाँ तो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलता भी है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी सोसाइटीज़ जो माफिया सामने आकर बिहाइंड रहकर जो लोगों को लूटता है, तो आवाम को भी बाशऊर होना चाहिए। मैं अक्सर देखा है कि लिखा होता है अखबार पे, मैगज़ीन पे का प्लाट जो हैं वो ज़मीन पर हैं या आसमान पर हैं, तो अक्सर ऐसे ही होता है। लोगों को भी देखना चाहिए, हमें भी बाखबर रहना चाहिए। तो मकूला भी है कि मुश्तरी हो शरबाश। अगर इसके बावजूद भी शरीफ शहरियों को, सादा लो शहरियों को इन माफियाज ने लूट लिया है, तो उसके लिए एक बाकायदा कानून है। तो लोगों को अपनी FIR मुकदमात दर्ज कराने चाहिए और वहाँ पे इंशाल्लाह जब रिमांड होगा, जब वो अदालत में पेश होंगे, तो उनको रिकवरी भी होगी, एक रिलीफ भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा उनको। एक केस के मुख्तलिफ मुकदमा हो चुके हैं, जैसे इस केस में अब तक 50 मुद्दई जो हैं वो सामने मुख्तलिफ मुकदमे दर्ज करवा चुके हैं, तो एक केस के एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो सकते हैं? नहीं, जहाँ पे एक केस नहीं है, जहाँ पे जो अग्रीव्ड पर्सन है बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हर गरीब पर्सन जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, जिसके साथ धोखा हुआ है, वो एक अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। इसमें कोई मजायका नहीं है कि हर गरीब पर्सन वो थाना में जाकर अपना मुकदमा दर्ज कराए, उसका कानूनी आइनी हक है। अब इसके खिलाफ जो मुलजिम है उसके खिलाफ अब तक 50 मुकदमे जो है सिर्फ काना थाने में दर्ज हो चुके हैं, तो पुलिस हर केस में उसका रिमांड लेगी या इनको कंबाइन करके एक ही तफ्तीशी होगा, वही तफ्तीश करेगा, और उस प्रोसीडिंग कैसे चलेगी इस केस की? होना, अगर मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, तो अगर पुलिस ने तमाम मुकदमात में उसकी गिरफ्तारी डाल दी, तो वो रिमांड भी फिर ऐसे ही चलेगा जैसे एक मुकदमे में है। अगर पुलिस हर मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डालती, तो फिर 1 बाय 1 उसका रिमांड होगा एक एक मुकदमे का। अगर सब मुकदमे में डाल दी तो फिर एक ही दफ़ा रिमांड होगा। आप रोज़ाना इस किस्म के केसेस देखते हैं कि जिसके अंदर लोग फ्रॉड करके आते हैं। अब पुलिस जो है ज़्यादातर केसेस जो ज़मीन के नाम पे या इस किस्म सोसाइटियों के नाम पे होते हैं वो नैब के पास चले जाते हैं, लेकिन मुतासरीन कह रहे हैं कि हमने नैब से रब्ता किया है, तो नैब अभी कह रही है कि हमारी ये जुरिडिक्शन नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर अमाउंट जो है वो चंद करोड़ की है, 2-4 करोड़ रुपया है। तो पुलिस कैसे रिकवरी करवाएगी? मुलजिम जो है वो तो बिल्कुल ठाठों से रह रहा है पुलिस के पास और उसको कोई टेंशन नहीं है। नैब को एक्शन लेना चाहिए। अगर ये 50 या 400 आदमी अग्रीव्ड है तो नैब में केस जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि नैब ने कोई ऑर्डर की है या ओरल ऑर्डर हैं या रिटन ऑर्डर हैं या अभी किसने जाके सदा नहीं की या एप्लीकेशन नहीं दी। तो इसके बावजूद भी अगर थाना में मुकदमा दर्ज हो चुके हैं तो वो होपफुली इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। जब रिमांड पे होंगे, रिकवरी भी होगी, उनको सज़ा भी मिल सकती है। इस किस्म के फ्रॉड में सज़ा क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम? इसमें मैक्सिमम 7 ईयर्स पनिशमेंट है, तो वो उसका ट्रायल चलेगा। लेकिन जहाँ पे बहुत कम हुआ है कि लोग बेल पे रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद जो मुद्दई है ट्रायल में सुस्त पड़ जाता है, अपनी उम्मीदें ख़त्म कर देता है,
हालांकि उसको नहीं करनी चाहिए। उसको ट्रायल में पेश होना चाहिए, उसको एविडेंस लानी चाहिए, उसको अपना केस मजबूती से अदालत में पेश करना चाहिए। आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, इसकी क्या वजह है कि लोग जो है वो उम्मीद छोड़ देते हैं? डिले इन जस्टिस है या हमारा सिस्टम ऐसा है कि मुद्दई जो है वो पैरवी करना छोड़ देता है? इसमें सिस्टम में खराबी है। जब थाना में मुकदमा दर्ज होता है, वहीं से पुलिस का रवैया, पुलिस का सिस्टम देखकर बहुत सारे लोग तो वहीं पे अपनी उम्मीदें जो हैं, अपनी जो उनकी कोशिशें वो कम कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। पुलिस को भी ऐसा इन्वायरमेंट पेश करना चाहिए कि जो लोग लूट गए हैं, जिनका सरमाया लूट गया है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जेवरात बेचे होंगे, कोई चीज़ बेची होगी, किसी उधार लिया होगा, या किस तरह पूरी जमा पूंजी करके वो उसको दिए होंगे। एक सुहाना ख्वाब देखा होगा कि हमारा प्लाट बन जाएगा, हम घर तमीर करेंगे। बहुत सारे लोग किराएदार होंगे जिन्होंने ये सारा ख्वाब देखा होगा अपने घर के लिए, तो वो उसको लूट लिया गया है। तो एजेंसीज़ को, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इससे सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब पुलिस से रिलीफ मिलेगा तो फिर आगे अदालतें। राणा साहब, अपने तजुर्बे की रोशनी में वेरी प्रिसाइजली ये बताइएगा, इस किस्म के केसेस आए रोज़ आपके सामने आते होंगे, इनका नतीजा क्या निकलता है? क्या मुल्ज़िमान को सज़ा मिल पाती है? क्या जो मुतासरीन हैं उनको पैसे मिल पाते हैं? या जब तक दूसरे इदारे नहीं इन्वॉल्व होंगे पुलिस रिकवरी नहीं करवा सकेगी? नतीजा क्या निकलेगा इन मुकदमों का? लेकिन अभी तक हकायत हो गई हैं कि ऐसे केसेस में बहुत ही कम हुआ है। बहुत ही रेयर केसेस हैं किसी को पनिश मिली हो या किसी को रिकवरी मिली हो। बहुत कम ऐसे केसेस। बहुत मुश्किल है इन केसों में रिकवरी होना, या क्लाइंट को रिलीफ मिलना, या इंसाफ मिलना। इन केसेस में बहुत कम देखा गया है। बहुत शुक्रिया। सीनियर माहिर कानून राना कौसर सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने तजुर्बे की रोशनी में बता रहे थे कि ऐसे वाक़यात के अंदर बहुत कम है कि मुतासरीन को इमदाद हो, उनकी रिकवरी हो। लेकिन वहीं उन्होंने इस चीज़ की भी निशानदेही की है कि सिस्टम की ख़राबी की वजह से मुतासरीन जो अपनी जमा पूंजी या कमेटियाँ डाल के या उधार पकड़ के एक प्लॉट ख़रीदते हैं कि वो उसके ऊपर कभी ज़िंदगी में घर बना सकेंगे, इस किस्म के फ्रॉडी है जब उनके साथ फ्रॉड करते हैं तो उनके तमाम ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं और उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ना शुरू हो जाती हैं। गुज़िश्ता कई प्रोग्राम में हमने दिखाया है कि लोग किसी न किसी तरह से बहकावे में आ जाते हैं फ्रॉडियों के, जालसाज़ों के, और वो अपनी जमा पूंजी जो है वो खो बैठते हैं। कभी उनको मोबाइल के ऊपर फ़ोन आता है कि आपका इनाम निकल आया तो वो 5-10 हज़ार रुपया जमा करा देते हैं। कभी रेंट ए कार का फ्रॉड आ जाता है और नित नए तरीके से फ्रॉडिये जो हैं वो शहरियों को उनकी जमा पूंजी जो है उससे महरूम कर देते हैं। आज के प्रोग्राम में लाहौर के अंदर सोसाइटियों और प्लॉट्स के नाम के ऊपर फ्रॉड जो है वो बेपनाह हो रहा है, बेइंतहा हो रहा है, और शहरी जो हैं वो सस्ता प्लॉट हासिल करने के लिए वेरिफिकेशन भी नहीं करते कि मौके पे जगह मौजूद है या नहीं है, और फौरी तौर पे जाके किस्तें अदा करनी शुरू कर देते हैं या नेट पेमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको अपने लाखों रुपए से महरूम होना पड़ता है। आज के केस में भी हमने यही देखा है। इसकी वजह क्या है? जब इंसान को पता है कि एक चीज़ मार्केट में 2 लाख रुपए की दस्तयाब है और कोई बंदा उनको कह रहा है कि लाख रुपए में ले लें, तो इंसानी अक्ल यहाँ पे खुद ही इस चीज़ को डिटरमिन कर लेती है कि ये फ्रॉड हो रहा है। तो फिर लोग ऐसे फ्रॉडियों के झांसे में कैसे फंस जाते हैं? इस चीज़ को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर शुमाइला अतर। इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहबा ये क्या हो क्या रहा है शहरियों। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदने गई हैं और वो चीज़ मिसाल के तौर पे 1000 रुपये की है, सेल में वो आपको 950 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ आपको 200, 300 या 500 रुपये की मिल रही है तो इंसानी जहन इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। तो लोग लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कैसे कर लेते हैं? जैसे आज के केस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक सोसाइटी का वजूद ही नहीं है और शहरियों को सिर्फ ये था कि जगह पर मरला जो है वो सस्ती मिल रही है। 400 के करीब मुतासरीन हैं और करोड़ों रुपए का फ्रॉड है। इंसान जानबूझ के क्यों फंसता है? अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के इंसान उसमें फंस जाता है। घर की ख्वाहिश जो है वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में देखें जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से प्रॉपर्टी आपकी इतनी महंगी हो चुकी है, तो उसको आप देखें तो
जब इंसान को कुछ और नज़र नहीं आता, अपनी ज़िंदगी एक वो गुजार चुका होता है, उसको लगता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट मैं इतना तो कर लूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बना लूँ। तो इस किस्म की ऑफ़र जो है, इंसान की साइकी इस किस्म की है कि उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाती है वो ये होती है कि इंसान जो है ना वो मजबूर हो जाता है हालात के हाथों। उसको लगता है कि ये एक ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ तो शायद मेरा कुछ हो जाएगा। अब उसके आगे जो फैक्टर्स आ जाते हैं कि वो क्यों ऐसी गलतियाँ कर जाता है, ठीक है, उसमें लोगों को थोड़ी सी शऊर की ज़रूरत है, उनको थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी जमा पूंजी जो है वो किसी के हाथ में दे देते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं आप जाके। मतलब आप जिस तरह से अभी ये इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें ये लग रहा है कि लोगों ने वेरीफाई ही नहीं किया जगह को। डॉक्टर साहब, घर के नाम पे, ज़मीन के नाम पे सिर्फ गरीब ही नहीं अमीर भी फंसते हैं और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन जो हैं वो हो जाती हैं। उसके अंदर भी लालच शायद होती होगी, और जैसे आप बता रही हैं कि लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास जो है वो भी घर की लालच के अंदर के सस्ता मेरा ले लेते हैं। लालच इंसान को क्या अंधा कर देती है कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा होता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर काने की हम बात करें, काने में पर मरला 5 या 7 लाख रुपया चल रहा है और एक बंदा दावा कर रहा है कि वो 1.5 लाख रुपया पर मरला देगा, तो इंसानी सोच और फहम जो है वो इस चीज़ को तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या लालच में इंसान ये भी भूल जाता है? कई दफ़ा इंसान की इतनी बेबसी होती है कि वो ये रियलाइज़ नहीं कर सकता। उसको लगता है कि शायद एक ऐसी ऑफ़र है, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो 5 लाख या 7 लाख वाली चीज़ के लिए जो है जा सके। उसके पास जितनी इनकम है या जितनी रिसोर्सेज हैं या उसके पास जितनी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई हुई है, उसकी बेस पे उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और इस तरह की ऑफर्स जो हैं वो इंसानी फितरत में शामिल है कि आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और आप ना चाहते हुए भी इसका शिकार हो जाते हैं। आज आपको पता है बहुत हम डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, चीज़ें जो हैं वो इस तरह से होती हैं कि बैंकिंग फ्रॉड्स देख लें तो अच्छे पढ़े लिखे लोग जिनको अवेयरनेस होती है, गवर्नमेंट इतना शोर करती है, उसके बावजूद वो शिकार हो जाते हैं। हम लोग जो हैं वो समझते हैं कि हमें एक चीज़ सस्ती मिल रही है और हम समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, हम बड़ी अच्छी वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान इतने ज़्यादा फ्रॉड हुए और तमाम फ्रॉड जो थे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेल भी मिली और इस चीज़ को बताया भी गया कि लोग जो है इस तरह से सादा लोग शहरियों को लूट रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर लोग उसमें झांसे में आ रहे हैं तो आप किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगी? वो लोग जो फ्रॉड करते जा रहे हैं या वो लोग जो इन फ्रॉडियों का झांसे में आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक फ्रॉड करने वालों की बात है वहाँ तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है क्रैकडाउन करे, जो कि गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है। लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप अपनी पूरी उम्र की जमा पूंजी जो है उठा के कहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। लॉ भी आपको ये कहता है कि वेरिफिकेशन आपने करनी है। क्यों आप जाते हैं आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंडर इंस्पिरेशन लेते हैं, आपको पता चलता है जी जीपीएस पे आपको दिखाई गई है सोसाइटी, आपके पास शायद इतना टाइम भी नहीं है कि आप जाके उसको वेरीफाई करें कि फिजिकली वो वहाँ प्रेजेंट भी है या नहीं है, और आप जो है उसका शिकार हो जाते हैं। लोग आपको उसके ऊपर ऑफर देते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि आप जब एग्रीमेंट लिखवाते हैं उसको उसकी वैल्यू, उस पेपर की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उस चीज़ को भी नहीं देखते। वहाँ पे 30 लाख 40 लाख की प्रॉपर्टी ले लेंगे, लेकिन एग्रीमेंट पेपर जो है उसकी वैल्यू को नहीं आप देखेंगे कि वो वहाँ पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। तो लोग जो है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी का शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि जहाँ बच सकता है उसको बचा लें, और वो समझते हैं कि वो बहुत स्मार्ट हैं इस मामले में कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी अगर कर रहे हैं तो उन्होंने बहुत एक अक्लमंदी का फैसला किया है और वो खुद जो है वो इसका शिकार हो जाते हैं। आप उसको किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सोलली नहीं ठहरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप माहिर इमरानियात की गुफ्तगू सुन रहे थे। इससे पहले जब हमने माहिर कानून से बात की तो उसका भी यही कहना था कि लोगों की अपनी गलती है। प्रोफेसर साहिबा का भी यही कहना था कि लोगों को चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए, आप ओवर स्मार्ट ना हो। जिस तरह से उन्होंने एफिडेविट की बात की कि अब एफिडेविट आपको लिखवाना होता है कि इतने लाख की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसके एवज 1200 रुपये या जो भी एक वैल्यू डिटरमिन की जाती है 5000 उसका एफिडेविट लिखवाएं, लेकिन लोग उसके अंदर भी पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। फिज़िकली मौके पे जगह नहीं होती, टीएम में या एलडी अप्रूव नहीं होता, लोग उसके बावजूद भी उसको ख़रीदने के लिए कोशिश करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि घर एक ऐसी चीज़ है कि लोग अपनी छत बनाने के लिए थोड़ी सी अपनी अक्ल जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रॉड का उनको सामना करना पड़ता है। और माहिर कानून की भी यही राय है कि इस किस्म के वाक़यात के अंदर शहरियों की अपनी गलती होती है। और साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात की कि सिस्टम की इतनी खराबी है कि ये मुलजिम जो आज पुलिस की हिरासत में है और जो मुस्कुराता फिर है और कहता है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया,
ये किसी नतीजे में नहीं पहुँचेगा और ये ज़मानत पे बाहर आ जाएगा। और उसके बाद जो अवाम है, जो 400 के करीब अभी अफराद हैं जिनमें से 50 ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, वो पूरी ज़िंदगी अपनी रिकवरी के चक्करों में पड़े रहेंगे, अदालतों के चक्कर खाते रहेंगे, बहुत से अदालतें जाना छोड़ देंगे और इसी चीज़ का उस मुलजिम को मज़ीद फ़ायदा होगा। आज के प्रोग्राम से टीम चुरबिन जाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।